फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 5 सितंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ मैटर ऑफ फूड सेफ्टी। ये आर्टिकल चिराग पासवान जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, उन्होंने लिखा है और बहुत अच्छा ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है जस्टिस डिलेड। इस आर्टिकल में जो सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑब्जर्वेशन है बुलडोजर जस्टिस को लेकर के, उस पर डिस्कशन किया गया है और समझेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो क्या है और क्यों ये डिले हो गया है। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रेडिंग अप। वर्ल्ड बैंक की जो रीसेंट रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाया गया है। उसके पीछे के क्या रीजंस हैं और उसके साथ साथ इंडिया के लिए क्या पॉलिसी शिफ्ट चेंज करने की बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसके थ्रू ग्रोथ जो है सस्टेनेबल रहे। ये सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी। टेलीग्राम चैनल देखेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ मैटर ऑफ फूड सेफ्टी। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या इनिशिएटिव शुरू कर रही है, ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस किए जाएंगे। मेंस में आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है और अगर आपका क्वेश्चन फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछा जाता है तो उसमें आपको सॉल्यूशन में फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी मेंशन करना मैंडेटरी है और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव होंगे उसे भी मेंशन करना मैंडेटरी होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल चिराग पासवान जी ने लिखा है जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में जो है इन्होंने लिखा है फूड की इम्पोर्टेंस, जो कि बियॉन्ड बेसिक सस्टेनेंस है। चाहे आपके रिचुअल्स हो जाएं, फेस्टिवल्स हो जाएं, फूड सेंट्रल रोल प्ले करता है हमारी कल्चरल आइडेंटिटी में। और रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए फूड ऑब्वियसली मेन चीज़ है। फूड प्रोडक्शन के थ्रू ही हमारी जो है एग्रीकल्चर जीडीपी चल रही है। ओवरऑल देखें तो पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट के लिए, बेसिक सस्टेनेंस के लिए, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए फूड की इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। अब इंडिया ने 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लिया है, तो हमारे लिए फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी एक क्रूशियल एस्पेक्ट होगा। As the trade of agriculture and processed food products grows, food safety management is becoming increasingly important. Many developed economies have stringent food safety regulation and practices, including for imports. Food safety incidents can have serious economic repercussions, public health risk, reduced consumer confidence and disruption in food supply and price stability. जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स का ट्रेड है वो लगातार ग्रो होता जा रहा है एंड देयरफॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। अब प्रोसेस फूड प्रोडक्ट जो ट्रेड है वो ग्रो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आप बोलेंगे कि अर्बनाइजेशन से प्रोसेस फूड का क्या संबंध है। बिल्कुल संबंध है। अगर हम देखें ट्रेडिशनल होम में अगर आपको डोसा बनाना है तो उसका बैटर जो है, उसका पेस्ट रात से बनाना शुरू कर दिया जाता है। प्रॉपर जो है उसका पेस्ट बनाया जाता है, फिर उसमें उफान आता है, रात भर उसे रखा जाता है, फिर मॉर्निंग में जो है उसे हम बनाकर खाते हैं। एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है डोसा को तैयार करने की ट्रेडिशनल होम में। लेकिन अगर आप अर्बन एरिया की बात करेंगे जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, दोनों के पास इतना समय नहीं है और अगर उन्हें डोसा बनाना है या डोसा खाना है तो वो क्या करेंगे, सुपरमार्केट जाएंगे, एक रेडी टू मेक डोसा का पैकेट लेकर आएंगे, यहाँ पर आकर के घर पर अपना वो पेस्ट को वाटर में जो है मिक्स करेंगे और वो पेस्ट तैयार हो जाएगा। तुरंत डोसा बनाएंगे और उसे खा लेंगे। ऑब्वियसली खाएंगे ज़रूर क्योंकि बना इसलिए रहे हैं। यहाँ पर आप देखें दोनों को टाइम बहुत सीमित है और उन्हें
कंज्यूम भी करना है अच्छा क्वालिटी फूड, सो यहाँ पर वो प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं रेदर देन ट्रेडिशनल वेज, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे आज भी यूज़ किया जा रहा है ना। उसी तरीके से हमारी मम्मियाँ आज भी बना रही हैं, लेकिन जनरली जो हाउस वाइफ होती हैं उनके पास समय होता है, इसलिए इस तरह के ट्रेडिशनल तरीक़ों से जो है उसे बनाया जा रहा था, लेकिन अब समय नहीं है, सो आप प्रोसेस फूड का यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया? सो अर्बनाइजेशन के कारण जो प्रोसेस फूड इंडस्ट्री है उसे बहुत बड़ा पंप मिला है और ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है। अब प्रोसेस फूड इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो पैकेट लेकर आ रहे हैं उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ें दी जा रही है उस पैकेट्स के थ्रू, ये भी तो इम्पॉर्टेंट होगा। हमने बहुत बार न्यूज़ सुनी है, रिसेंटली मसाले की न्यूज़ आई थी, इंडिया के जो मसाले हांगकांग एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें इथाइलिन ऑक्साइड मिल रहा था। सो वो कैंसरस कंपाउंड है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी जितनी परमिसिबल है। सो इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर तो ऑलमोस्ट अर्बनाइजेशन हो ही चुका है, तो वहाँ पर प्रोसेस फूड का ही यूसेज किया जाता है, प्रोसेस फूड को ही कंज्यूम किया जाता है। और ऐसे में इंडिया के कई प्रोडक्ट्स जो है हम एक्सपोर्ट जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिंजेंट फूड सेफ्टी रेगुलेशन और प्रैक्टिसेस फॉलो किए जा रहे हैं। और फूड सेफ्टी इंसिडेंट्स के बहुत ज़्यादा सीरियस रिपरकशंस होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक रिपरकशंस तो होंगे ही, जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ रिस्क होती है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस प्रोसेस फूड में ख़त्म होने लगता है, और जो प्राइस स्टेबिलिटी है और फूड सप्लाई वो भी डिसरप्ट हो जाता है। सो हमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है टू एड्रेस द इशू ऑफ फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन लाइन विद द इंडिया कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। द यूनियन बजट फॉर 24-25 हैज़ allocated funds to set up 50 multi-product food irradiation unit in MSME सेक्टर। फूड सेफ्टी के इशू को एड्रेस करने के लिए और इंडिया का जो कमिटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसको पाने के लिए यूनियन बजट में 2024-25 में अलग से फंड एलोकेट किए गए हैं, जिसके थ्रू 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट सेटअप की जाएगी, और ये सारी की सारी यूनिट MSME यूनिट्स होंगी, और ये सारा का सारा जो है सरकार का इनिशिएटिव है। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आ जाएगा। फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी करती क्या है? इट एक्सटेंड्स द शेल्फ लाइफ ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स ensuring they reach consumer in optimal condition while reducing food losses along production and supply chain. So फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है? जो शेल्फ लाइफ है एग्रीकल्चर फूड की, उसको बढ़ाना इसका मेन पर्पस होता है, जिसके थ्रू जो कंज्यूमर हैं उनको फूड ऑप्टिमल कंडीशन में पहुँचे। स्पेशली अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो फूड एंड वेजिटेबल्स बोथ आर पेरिशेबल आइटम्स, ज़्यादा समय तक के वो नहीं रह सकते, वो थोड़े दिन में ख़राब हो जाएंगे। तो फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, और अगर उनकी लाइफ बढ़ जाएगी तो आपको जो प्रोडक्ट्स होंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो फ्रेश हालत में आपकी प्लेट्स में मिलेंगे। क्लियर है ये चीज़? सो फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी होती क्या है इसे देख लेते हैं। Irradiation involves exposing food, whether packaged or in bulk, to ionizing radiation in a controlled environment. This method reduces the risk of foodborne illness by eliminating harmful microorganisms. It also prevents the spoilage by slowing down the process of decay and minimizes food loss by delaying premature ripening, germination or sprouting. So basically जो आपकी irradiation टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम फूड को क्या कर रहे हैं? एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे वो पैकेज्ड फूड हो या फिर बल्क जो आपका रॉ फूड है उसे एक्सपोज किया जा रहा है टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब हम एक्सरे यूज़ कर सकते हैं, गामा रेस को यूज़ कर सकते हैं, और इन रेस के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही तो आपके जो फूड होते हैं वो ख़राब होते हैं। हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है? फ्रिज में रखने से शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो बेसिकली जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लो टेम्परेचर
पे उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो। सो इस तरीके से फ्रिज के अंदर रखने से आपकी फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अगर हम एक्सरे या फिर गामा रेस का यूज़ करें और आयोनाइजिंग रेडिएशन दें इन सारे फूड्स को, तो जितने भी ऐसे छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। बेसिकली जितने भी जर्म्स हैं फूड में वो सारे के सारे मर जाएंगे और इसके थ्रू आपके जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। ये बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ डीके है ना, जो आपका फूड खराब हो रहा है उस प्रोसेस को स्लो कर देता है और जो फूड लॉस है उसे मिनिमाइज कर देता है। इट ऑल्सो डिलेज द प्री मेच्योर राइपनिंग। प्री मेच्योर राइपनिंग का मतलब क्या है? राइपनिंग मतलब पक जाना और समय से पहले पक जाना। तो समय से पहले ना पके फल, इसलिए ये क्या करता है, जो राइपनिंग प्रोसेस है उसे भी डिले कर देता है। जर्मिनेशन और स्प्राउटिंग को भी डिले कर देता है। जर्मिनेशन और स्प्राउटिंग तो जानते हो है ना, जो आप मूंग को देखा होगा आपने, उसमें छोटे छोटे से अंकुरण आ जाता है ना, उसको पानी में डालने से, उसे ही हम स्प्राउटिंग बोलते हैं। अगर आपने कोई भी सीड है, अगर सीड को जो है पानी में डाल दोगे तो वो सीड से थोड़े थोड़े रेशे निकल जाते हैं और वो जो सीड फटती है उसे ही जर्मिनेशन कहा जाता है। वहीं से फिर पेड़ बनने की जो है प्रोसेस शुरू होती है। ऑल्सो रिड्यूसेस द नीड फॉर केमिकल प्रिजर्वेटिव कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर सस्टेनेबल फूड सप्लाई चेन। सो ऑब्वियस है ये तो कि जो केमिकल प्रिजर्वेटिव है जिसके थ्रू हम लोग शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, जैसे कि नमक डाल देते हैं अचार में है ना, उसके थ्रू आपकी जो शेल्फ लाइफ होगी वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसे कई सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो अब ज़रूरत ही नहीं है, हमने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मार दिए, तो अब शेल्फ लाइफ तो आपकी ऑलरेडी बढ़ गई, तो केमिकल प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका जो फूड होगा वो भी हेल्दी रहेगा। Irradiation processing typically require just one exposure treatment to achieve the desired effect, which simplify food safety practices and contributes to cost saving in the food supply chain. ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इरेडिएशन प्रोसेसिंग में बस एक बार आपको एक्सपोजर देना होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन का। आयोनाइजिंग रेडिएशन कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ की जाती है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान आ रहा होगा तो है ना। इसके थ्रू हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, आपकी जो कैंसरस ट्यूमर होता है उसे मारने की कोशिश करते हैं। कीमोथेरेपी कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ख़त्म कर रहे हैं। While the concept of using radiation for food preservation is not new, traditional methods like drying fruits, vegetables, shrubs, and meat, fish, etc. under the sun have been used for preservation for centuries. तो ऐसा नहीं है कि ये जो हम रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये पहली बार यूज़ हो रहा है। ट्रेडिशनल मेथड है ना। हम लोगों के घर में हमने देखा है छत पर सुखा देते हैं। जैसे मेथी है, मेथी को छत पर सुखा दिया, उसके बाद फिर वो सूख जाती है, फिर उसे रख लेते हैं डब्बे में, और फिर कभी भी हमें है ना ऑफ सीज़न अगर मेथी की सब्ज़ी बनानी है तो वो सूखी हुई मेथी का यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, शेल्फ लाइफ ही तो बढ़ा रहे हैं। उसी मेथी को आप जो है 6 महीने के बाद खा सकते हैं। तो ये जो आपकी रेडिएशन टेक्नोलॉजी है ये ट्रेडिशनल है, लेकिन अब तरीका थोड़ा बदल चुका है, मॉडर्न तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है। सो मॉडर्न इंटरेस्ट इन फूड इरिडेशन टेक्नोलॉजी सर्ज आफ्टर द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, पार्ट ऑफ जॉइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम ऑफ द FAO ऑफ यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ग्लोबल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो FAO ने जारी कर दिया है, और ये पॉइंट आपको प्री में पूछा जा सकता है, इसलिए प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। Food radiation, much like cooking, is a safe and effective method to ensure food safety. जो फूड irradiation है ये सेफ और इफ़ेक्टिव मेथड है जिसके थ्रू हम फूड सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं कि आपके जो फूड हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल रहता है, वो केमिकल के कारण आपको कैंसर हो सकता है। फूड इरेडिएशन से अभी तक के ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, और ऑलमोस्ट जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी को वाइडली अडॉप्ट कर चुका है, और ऑब्वियसली वहाँ पर
जो गाइडलाइंस है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी स्ट्रिंजेंट और एडवांस स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। चीज़ें क्लियर है। अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ इट्स इम्पैक्ट इज द 2012 एग्रीमेंट दैट अलाउड इंडियन मैंगोज टू बी एक्सपोर्टेड टू द यूएस आफ्टर 20-year ban. This breakthrough was achieved by India agreeing to irradiate its mango before export to eliminate or significantly reduce the threat of pest, thereby protecting US domestic agriculture. So 2012 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में। उससे पहले इंडिया जो अपने मैंगोज हैं उसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केमिकल का यूज़ करना पड़ता था मैंगोज को इंडिया से यूएस पहुंचाने में, क्योंकि शेल्फ़ लाइफ तो बढ़ाना पड़ेगा ना, यूएस अपने बाजू में तो है नहीं, तो शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके कारण वहाँ के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं वो हमारा जो मैंगोज़ है उसे अलाउ ही नहीं करते थे, उसका इंपोर्ट ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन 2012 में जब यूएस ने बोला कि अगर आप चाहें तो हमें भेज सकते हैं, लेकिन आपको मैंगोज़ को इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही शेल्फ़ लाइफ बढ़ाकर भेजना होगा, आप केमिकल यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उसके बाद से इंडिया के मैंगोज़ का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। India has made significant progress stabilizing 34 irradiation processing facilities nationwide. Ministry of Food Processing Industry has played a crucial role in developing this infrastructure, with 16 of these facilities receiving MOFPI support. Total 34 irradiation processing facilities पूरे हमारे देश में इस्टेब्लिश की जा चुकी है अभी तक, और उसमें 16 ऐसी है जिसे लगातार जो मिनिस्ट्री है वो सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं इस टेक्नोलॉजी के यूसेज के साथ। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इसकी हाई अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट। इनिशियल जो कॉस्ट है इसके यूनिट को सेटअप करने की वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। स्टेबलाइजिंग एन इरेडिएशन फैसिलिटी विथ अ 1 MCI कोबाल्ट 60 MCI मतलब यहाँ पर मिनी क्यूरी की बात हो रही है ना। तो ये जो जिसके जिसके थ्रू आप एक्सपोज करेंगे, आयनाइजिंग रेडिएशन देंगे, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। सो उस टेक्नोलॉजी की हमारी जो कॉस्ट है वो लगभग 25 से 30 करोड़ के आसपास पड़ती है, और ये जो कॉस्ट है केवल टेक्नोलॉजी की है। इसमें लैंड कॉस्ट और एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को हम हटाकर बात कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। सो आपका यहाँ पर ओवरऑल 70 से 80 करोड़ तक के जो है इनिशियली अपफ्रंट कॉस्ट आपको पड़ जाती है। सो हाई अपफ्रंट कॉस्ट के कारण जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सेवरल स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि सबसे पहले प्रपोजल स्क्रूटिनी होगी, फिर अप्रूवल होगा, फिर साइट क्लियरेंस होगा, प्लांट कंस्ट्रक्शन, सोर्स इंस्टॉलेशन, सेफ्टी असेसमेंट एंड गाइडेंस, सुपरविजन, कमीशनिंग एंड ऑनगोइंग मेंटेनेंस इंक्लूडिंग ओकेशनल रिप्लेसमेंट ऑफ रेडिएशन सोर्सेस। ये सारी प्रोसेस फॉलो करना है, तब जाके आपका एक MSME इरेडिएशन टेक्नोलॉजी प्लांट यूनिट लगाया जाता है। इसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इस प्रोसेस को ओवरसी करते हैं, इस प्रोसेस को देख रहे होते हैं। सो इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही जटिल और कम्बरसम प्रोसेस है इसको इस्टेब्लिश करने की, इसके प्लांट्स लगाने की। Despite the high initial capital cost involved here, there are substantial opportunities here for investors. The growing demand for safe, long-lasting food products in both domestic and international market presents a lucrative opportunity. Obviously, जैसे जैसे इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स का यूसेज बढ़ते चला जाएगा, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ऐसे में इरेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूसेज भी बढ़ेगा और इसके प्लांट इस्टेब्लिश करने में बेनिफिट भी होगा। और इंटरनेशनल लेवल पर भी अब अगर हम देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर ही रहा है। आप जितने भी इंडिया से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए भी आपको इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, तो आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, उन्हें इस पर काम करने की ज़रूरत है और इस यूनिट को सेटअप करने की ज़रूरत है। विद इंडिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक्सपेक्टेड टू रीच 535 बिलियन बाय 25-26 एन एवर इंक्रीजिंग शेयर ऑफ प्रोसेस फूड प्रोडक्ट इरेडिएशन फैसिलिटीज represent a promising investment window. The MOFPI also offer financial assistance of up to 10 crore per project for setting up food irradiation unit. So जो सरकार है वो हर फूड
इरेडिएशन यूनिट सेटअप करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी या फिर ग्रांट आपको प्रोवाइड कर रही है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। अगर आपको टोटल 60 से 70 करोड़ लग रहे हैं तो उसमें से कम 10 करोड़ जो खर्चा होगा वो सरकार उठा रही है। और मेन जो पर्पस है वो बस इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फुल इरेडिएशन प्लांट यूनिट को सेटअप किया जा सके। और यहाँ पर जो आपके मिनिस्टर हैं वो भी यही कन्वे करना चाहते हैं इस आर्टिकल के थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एंटर होएं और फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी यूनिट को डेवलप करें, इस्टेब्लिश करें। There is a pressing need to expand our infrastructure to meet the demand of Indian food supply chain and agri-food export sector. Investor and entrepreneur must seize this opportunity to establish additional irradiation facilities utilizing the financial support provided by the ministry. तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक, हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं। क्लियर है, ये कंप्लीट आर्टिकल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जस्टिस डिलेड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 गवर्नेंस पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, मेंस में बिल्कुल आपको काम आ सकता है। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है बुलडोजर जस्टिस से रिलेटेड इशू पे। ये बुलडोजर जस्टिस क्या है इसे समझते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिमोलिशिंग होम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल एक्यूज्ड इन क्राइम इन गाइज ऑफ एक्टिंग अगेंस्ट इलीगल एनक्रोचमेंट। सो हमने यूपी में देखा है कोई भी एक्यूज्ड होता है तो उसके अगेंस्ट में इंस्टेंट जस्टिस देने के लिए उनके घरों को या उनकी प्रॉपर्टी को बुलडोज़र के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये इल्लीगल एनक्रोचमेंट इनके द्वारा किया गया था। सो इसमें कुछ भी इल्लीगल नहीं है। और उसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्पोक आउट किया है। इट हैज़ इनवाइटेड सजेशन फॉर पैन इंडिया गाइडलाइंस दैट इट प्रपोजेज टू पुट इन प्लेस। जो बुलडोजर जस्टिस है उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली है और कहा है कि इसमें जो इंडिया के लोग हैं वो अपने सजेशन दे सकते हैं। द एपेक्स कोर्ट इंटरवेंशन इज वेलकम बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट इट must also be said that this was long overdue. The highest court of the land has called out such brazen misuse of power and miscarriage of justice by its name after family and business have been destroyed and rights of citizens violated in irreversible ways. Indeed, over the past few years, bulldozer justice has become a misgovernance model, a morbid political template across state, from Yogi Adityanath government in UP to Shivraj Singh Chauhan government in MP, and even used by the Rajasthan government when the CM was Ashok Gehlot. So, अगर हम ओवरऑल देखें पूरे अलग अलग स्टेट में तो इस तरीके का मिस गवर्नेंस जो मॉडल है उसका यूज़ किया जा रहा है बुलडोजर जस्टिस का। अब ये गलत क्यों है पहले इसे समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर इस इंस्टेंट जस्टिस देने की कोशिश की जा रही है। इंस्टेंट जस्टिस दे रहे हैं कि भाई कोई एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल हुआ, उसने किसी भी तरीके की जो है हरकत की है स्टेट के अगेंस्ट में, तो ऑब्वियसली वो एक्यूज्ड हो गया, FIR फाइल हो गई और तुरंत जो है DM जाता है उसका घर को तोड़ देता है। तो तुरंत के तुरंत जो है जस्टिस कर दी गई, जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड। आपको जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, जुडिशरी की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक्यूज था, कन्विक्ट तो हुआ ही नहीं था। तो कन्विक्ट ही नहीं हुआ है उसके पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि इसके घर को निपटाना है, ख़त्म करना है। अब आप बोल रहे हो कि घर तो वैसे भी इलीगल तरीके से बनाया गया था तो उसे तो वैसे भी हटाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन मैटर करेंगे। क्यों मैटर करेंगे? मान लीजिए एक डॉक्टर है जो आपको जान से मारना चाहता है, एक डॉक्टर जो आपको बचाना चाहता है। ठीक, अब एक डॉक्टर जो आपको बचाना चाहता है वो बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपकी जान चली गई। एक डॉक्टर जो आपको जान से मारना चाहता है वो तो मारे गई और आपकी जान चली जाती है। तो दोनों केस में आप तो मर ही रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर जो जान बचाना चाह रहा था उसकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। उसे हम ये नहीं कहेंगे कि वो दोषी है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि
यहाँ पर उसके जो इंटेंशन है वो क्लियर है, वो आपको सेव करने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं कर पाया, वो फेल हो गया, वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन यहाँ इंटेंशन मैटर करते हैं और इंटेंशन के थ्रू ही एथिक्स डिटरमाइन की जाती है। यहाँ पर जो सरकार के इंटेंशन है वो एक्यूज को पनिश करने के हैं, जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस देने के हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर यूज़ यहाँ पर किए जा रहे हैं। भले ही वो इलीगल एनक्रोचमेंट होगा, बिल्कुल वो गलत तरीके से घर बना होगा, लेकिन यहाँ सरकार के जो इंटेंशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए ये जो बुलडोज़र जस्टिस का कंसेप्ट है ये एक बहुत ही ख़राब कंसेप्ट है। अच्छा जब तक लगेगा जब तक कि आपके साथ नहीं हो रहा है। कल को आपने कुछ नहीं भी किया, आपके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया और सरकार ने तुरंत इस तरीके से आपकी हार्ड अर्न मनी के से बनाया हुआ घर अगर तोड़ दिया या प्रॉपर्टी तोड़ दी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो जस्टिस है ये कितनी ख़राब है। और ये मॉडल बहुत सारे स्टेट में, शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने की थी यूपी में, उसके बाद एमपी में फैला, उसके बाद ये इन्फेक्शियस और कंटेजियस है। अब बहुत सारे स्टेट में इस तरह का मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारे गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। अगर हम देखें तो लोगों के राइट्स के हिसाब से देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार के अगेंस्ट में वॉइस रेज कर रहे हैं। अब उनका घर, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत उनका घर जो है ना रोड पे आ रहा है, तो तुरंत आप घर तोड़ देंगे तो आप दोबारा वो वॉइस रेज कर सकते हैं क्या? तो बेसिकली जो माइनॉरिटी वॉइसेस हैं, जो गवर्नमेंट से के अगेंस्ट में वॉइसेस है, उसको दबाने की कोशिश की जा सकती है इस तरह के मूव से। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन अभी आया है, जो ऑब्जर्वेशन अभी आया है, ये बहुत ही डिलेड ऑब्जर्वेशन है। कई लोगों के घर टूट गए, कई लोगों के जो फंडामेंटल राइट थे वो वायलेट हो गए, तब तक के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अब जाके सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन निकालने की बात कर रहा है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्या ग्राउंड पे? मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके पहले हेट स्पीच के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली थी। कहा था कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, पुलिस है, उनको सू मोटो क्या करना चाहिए, कॉग्निजेंस लेना चाहिए, सू मोटो एक्शन लेना चाहिए। मान लो कि कोई भी हेट स्पीच दे रहा है तो पुलिस खुद से जा करके उसे अरेस्ट कर सकती है, कंप्लेंट करने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी हेट स्पीच लगातार दी जा रही है। रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें 72 साल का एक आदमी को असॉल्ट किया गया मुंबई ट्रेन में। ये माना जा रहा था कि वो बीफ लेकर जा रहा है, और इस तरह की जो लिंचिंग केसेस हैं वो तो लगातार चल ही रहे हैं। हेट स्पीच जो है, हेट अगेंस्ट लोगों के चल ही रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है, अपना गाइडलाइंस दी है, पुलिस को एम्पावर्ड किया है, सब कुछ किया, लेकिन ग्राउंड पे कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है बुलडोजर जस्टिस से रिलेटेड, क्या इससे बदलाव होगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल है कहना। ऑब्वियसली सिर्फ हाईएस्ट कोर्ट के एक्शन लेने से ये चीज़ें बदलेगी नहीं। लोअर कोर्ट्स और थानास को भी जो है एक्शन लेना होगा। पुलिस को भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये समझना पड़ेगा कि वो जिस तरह का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सोसाइटी में गलत मैसेज आ रहा है। ऐसे में तो आप जुडिशरी हटा ही दो, खुद ही जस्टिस दे दो, है ना, खुद ही एनकाउंटर कर दो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर हटा दो, जो भी लग रहा है आपको कि ये एक्यूज्ड है उसको ख़त्म कर दो, बात ही ख़त्म। सो इस तरह के जो एक्स्ट्रा कस्टोडियल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है ये हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आज जो है आप गोली से मार रहे हो, कल को कोई और जो है लोग, है ना, अपना लॉ को हाथ में उठाएंगे और बोलेंगे कि यार ये एक्यूज्ड है इसको मारो, और फिर गोली से खुद भी मारना शुरू करेंगे, बोलेंगे यही इंस्टेंट जस्टिस है। तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बचने नहीं वाला है। आज आप फोर्स यूज़ कर रहे हैं, कल को कॉमन पीपल भी फोर्स यूज़ करेंगे और एक बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। आपने बैटमैन मूवी देखी होगी, हमेशा जो है उसमें हीरो किसको बनाया? हार्वी डेंट को हीरो बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो वायलेंस यूज़ नहीं करता है, लॉ एंड ऑर्डर यूज़ करता है। हमारे देश में हीरो किसको बनाया गया है? महात्मा गांधी जी को। क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस का यूज़ कर रहे हैं, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए, नरेटिव ये रहे कि आपको वायलेंस का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। सो सोसाइटी इसी नरेटिव से ही चलती है, इसी तरीके से पीस और ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, और ये जो गवर्नेंस मॉडल है ये उसके अगेंस्ट है। क्लियर है चीज़ें? सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है ट्रेडिंग अप। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
डेटाबेस चीज़ें आपको पूछी जा सकती है आर्टिकल में। वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट से रिलेटेड रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो चेंज किया है वर्ल्ड बैंक ने, उसके रीजंस क्या हैं उस पर बात करेंगे। और ग्रोथ को सस्टेन और मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने प्रोग्नोसिस दिया है और कहा है कि कुछ पॉलिसी शिफ्ट करने की ज़रूरत है जिसके थ्रू इंडिया अपना ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन रख सकता है। शुरू करते हैं आर्टिकल। In its latest India development update, the World Bank has raised its 24-25 GDP growth forecast for economy to 7% from 6.6% estimated earlier this year. So 24-25 में जो ग्रोथ रह सकती है इंडिया की अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक वो 7% है, पहले 6.6% रखा गया था। द प्रोजेक्शन इज नाउ इन सिंक विद प्रोडिक्शन फ्रॉम IMF एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक but lower than the 7.2% uptick projected by RBI and Fitch Rating. So RBI के हिसाब से 24-25 में 7.2% के आसपास ग्रोथ रह सकती है और वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB के हिसाब से 7% के अराउंड ये ग्रोथ रहने वाली है। पहले जो 6.6% फोरकास्ट की गई थी वो काफ़ी मॉडेस्ट ग्रोथ थी और उसका रीज़न ये था कि इंडिया की ग्रोथ लास्ट ईयर 8.2% रही जो कि अच्छी खासी थी, लेकिन हाई बेस इफ़ेक्ट के कारण नेक्स्ट ईयर जो ग्रोथ होने वाली है वो रिलेटिवली कम रहेगी क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है। तो अगले साल जो ग्रोथ रहने के चांसेस हैं बेस इफ़ेक्ट के कारण वो रिलेटिवली कम रहेंगे, पहला। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो ग्लोबल इकॉनमी है वो इस साल भी पुअर परफॉर्म करने वाली है। उसका बड़ा रीज़न है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड परसिस्टेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या क्या चल रही है पूरे, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में तो हर जगह केओस चल रहा है। यूक्रेन रशिया इशू चल रहा है, इसराइल पैलेस्टीन इशू चल रहा है, सूडान में अलग कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अफ्रीका में बहुत इशूज़ पहले से ही चल रहे हैं। सो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। चाइना और US के बीच में कोल्ड वॉर काइंड ऑफ चीज़ चालू हो चुकी है। सो उसी के कारण जो है आपका जो ग्लोबल ग्रोथ है वो इस साल भी कम रहने वाली है। लास्ट ईयर जो है ग्लोबल ग्रोथ 2.6% थी और वर्ल्ड बैंक इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 2.6% के अराउंड ही रहे जो कि काफ़ी कम है प्री पैंडमिक लेवल से। हालांकि इंडिया की ग्रोथ मॉडेस्ट होने के बावजूद भी स्टिल 7% के अराउंड है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोविड के जो भी इम्पैक्ट थे वो धीरे धीरे डिसिपेट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं और इंडिया की इकॉनमी तेज़ी से ग्रो कर रही है और इस साल 7% के अराउंड स्ट्रांगली जो है बढ़ने के चांसेस हैं। हालांकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो इंडिया के लिए भी इक्वली रिस्की रहेगा, जैसे कि जो प्रेशर ऑन सप्लाई चेन है, कमोडिटी प्राइसेस है, ये सारी चीज़ें बढ़ने की संभावना है। प्रेशर ऑन सप्लाई चेन का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग जो सप्लाई चेन है उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं और उसके कारण हो सकता है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हों वो इंक्रीज़ हो जाए। हो सकता है चाइना से लोग शिफ्ट होकर दूसरी कंट्री जहाँ रिलेटिवली थोड़े कमोडिटी के प्राइसेस ज़्यादा भी हों वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू करें। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो प्राइसेस होंगे वो बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमारे यहाँ भी जो इन्फ्लेशन है वो रिसर्च हो, इंपोर्ट इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस हैं और इसलिए जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को होल्ड करके रखेगी और हायर करके रखेगी। अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो इन्वेस्टमेंट होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो सप्लाई नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी नहीं होगी, जीडीपी नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगा। मतलब सप्लाई नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं तो जीडीपी नहीं। तो जीडीपी कम रहेगी रिलेटिवली अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इशू इंडिया को फेस करना पड़ सकता है। जो वर्ल्ड बैंक है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन इस साल इंक्रीज़ होगा, 5.7% के अराउंड बढ़ेगा। फार्म सेक्टर ग्रो करेगा, 4.1% के अराउंड बढ़ेगा, लास्ट ईयर से थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। क्योंकि फार्म सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है रूरल एरिया में वो भी इंक्रीज़ हो और रिवाइव हो वीक रूरल डिमांड। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी तो फिर आपके जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मीडियम टर्म बढ़ने की संभावना है और इंडिया की जीडीपी अगले आने वाले 5 से 6 सालों में 6.5 से 6.7 की रेंज में रहने वाली है।
वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर इंडिया को नॉन फार्म सेक्टर में जॉब जनरेट करने हैं तो उन्हें जो आइडियाज़ हैं जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स और इसके अलावा न्यू एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स इस पर रिलाय करना पड़ेगा। पर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये जो स्कीम्स हैं ये सफिशिएंट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएट करने के लिए। जितनी लेबर फोर्स आ रही है उसको एब्जॉर्व करने के लिए ये स्कीम सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इंडिया को अपनी अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है और फोकस किस पे करने की ज़रूरत है, क्रिटिकल ग्रोथ इंजन ट्रेड पे। इंडिया का ग्लोबल ट्रेड अगर शेयर देखेंगे तो उसके इकॉनमी साइज से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, 2 से 3% के अराउंड है। ये आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्रीलिम्स में, डेटाबेस क्वेश्चन बहुत आते हैं। So India is yet to capitalize on the opportunity presented by China withdrawal from labor-intensive production or the much wanted China plus one global रिसेट। इंडिया जो है अपॉर्चुनिटी का अभी तक के कैपिटलाइज नहीं कर पाया, फ़ायदा नहीं उठा पाया है, जहाँ पर दुनिया जो है क्या कर रही है, चाइना से दूर जाना चाह रही है। चाइना में ऑलरेडी जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, उसके बावजूद भी चाइना से जो कंपनीज़ है वो इंडिया शिफ्ट नहीं हो रही है। वियतनाम जा रही हैं कंपनियाँ, बांग्लादेश शिफ्ट हो रही हैं, तो इंडिया में जो कंपनीज़ है वो कम आ रही है। सो इंडिया इज़ येट टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी और चाइना प्लस वन भी देख रहे हैं, एक कंट्री जो चाइना के अलावा भी जिस पर रिलाय किया जा सके। सो कम्प्लीटली जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाइना का भरोसा नहीं है। अ कंसर्न इज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब ओवर द पास्ट डिकेड फ्लैग्ड बाय द बैंक कोइंसाइडिंग विद अ शिफ्ट टुवर्ड्स कैपिटल एंड इंटेंसिव स्किल इंटेंसिव एक्सपोर्ट। जो बैंक हैं उन्होंने कंसर्न व्यक्त किया है कि पिछले लास्ट डिकेड में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और स्किल इंटेंसिव एक्सपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव और स्किल इंटेंसिव एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि कैपिटल का ज़्यादा यूज़ होगा, तो लेबर की कम ज़रूरत पड़ेगी, तो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब्स हैं वो काफ़ी कम हुए हैं इंडिया में। While the trade facilitation step and the pursuit of free trade agreement are commendable, some like the one with EFTA had limited potential, it noted। जो रिपोर्ट है उसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो आप FTA कर रहे हैं साइन अलग अलग कंट्री के साथ, बिल्कुल कमेंडेबल स्टेप है, लेकिन कुछ FTA ऐसे हैं जिसका लिमिटेड पोटेंशियल है, जो सिर्फ नाम के लिए ही आपने साइन कर लिया है, शुरुआत के लिए साइन कर लिया है। आगे आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स इंक्लूड करना पड़ेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। Progress has been hampered by new barriers to goods, service and investment, and it has called for a new strategic trade plan that reduces tariff, non-tariff barrier as well as FDI curbs। सो वर्ल्ड बैंक ने ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं अपने नोट्स में। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, इंडिया को नया प्रोग्नोसिस दिया है और उसके हिसाब से इंडिया को न्यू स्ट्रेटेजिक ट्रेड प्लान बनाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया को अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक न्यू स्ट्रेटेजिक ट्रेड प्लान बनाना चाहिए, जिसमें उसे टैरिफ कम करना है, नॉन टैरिफ बैरियर कम करना है और FDI के जो कर्ब्स हैं उसे भी कम करना है, और अपनी जो थिंकिंग है उसे ब्रॉडर करते हुए जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स है, प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, पैक्ट्स हैं, RCEP जैसे, जिससे इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था, इसे दोबारा से साइन करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सो ये इंडिया की स्ट्रेटजी रह सकती है। एक्सपोर्ट बेसिकली बढ़ाने की बात की जा रही है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और GDP बढ़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मैन्युफैक्चर जनरेट की जा सकती है। समझ में आया? ये कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।